हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपनी क्लास सीडीए लखनऊ में। मैं सर आज नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। सभी लोग आ जाइए, ठीक है, जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए क्लास को, ठीक है। सारे जितने सो रहे हैं, लला, बिन्नू, बुंदेलखंडी, सभी लोग आ जाइए, ठीक है। तो ध्यान रखना है, आज का टॉपिक हमारा रहेगा सेल या कोशिका। ठीक है, क्या है? सेल या कोशिका। ठीक, बड़ा इजी वे में हमने बताया, आपको सिर्फ समझना है, आपको पढ़ाई का प्रेशर नहीं लेना है, रिलैक्सली हम लोग याद करेंगे। कल का क्लास भी देखा था आपने, पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंतर्गत जो शाखाएं हैं उनको बताया गया था कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। और आपका मधुमक्खी पालन एपीकल्चर क्या कहलाता है, सेरिकल्चर एपीकल्चर, है ना, पोमोलॉजी, डेंड्रोटोलॉजी, ये सभी आपने कल पढ़ा था, उससे बनने वाले क्वेश्चन। इसके बाद फिर पढ़ा था हमने किस प्रकार हमारा शरीर को हम पढ़ते हैं, तो जो जूलॉजी और बॉटनी का सेक्शन, फादर्स ऑफ जूलॉजी, फादर्स ऑफ बॉटनी, है ना, तो उतना सब हम पढ़ के आए हैं। अब सबसे आगे देखिए आप, जिस प्रकार हमारा जो घर होता है, एक जिस घर में हम लोग रहते हैं या जिस विद्यालय, जिस कोचिंग में हम लोग पढ़ते हैं, उसमें देखा जाता है कि वो बनता है तो उसकी सबसे छोटी जो जो इकाई क्या होती है, तो वो इकाई होती है क्या? एक ईंटा। ठीक, एक ईंटा होता है, कई ईंटों से मिलकर एक दीवार खड़ी की जाती है और दीवारों से मिलकर एक कमरा बनाया जाता है। एक कमरे पर जब छत पड़ जाती है तो क्या बनता है? वो पूरा कंप्लीट कमरा, उसमें दरवाजे हो जाते हैं, बाकी सारे कमरों को एक साथ ऐड करके एक मकान बना दिया जाता है। उसी प्रकार ये हमारा शरीर है, बॉडी है, ठीक है, इसका भी निर्माण हुआ है छोटी छोटी जो ईंटें हैं, ठीक है। जिस प्रकार मकान की ईंटें, ऐसी हमारे शरीर में भी ईंटें लगी रखी हैं, है ना। अब देखना अपनी ईंटें कैसे निकलती हैं। जब कभी आप देखे होंगे बच्चे झगड़ा कर लेते हैं ना, झगड़ा कर लिया, एक दूसरे को पकड़ा, खींचा, एकदम से बाल खींच दिए, है ना, और जब बाल खींचे उसको पकड़ के बबुआ ने, तो बाल खींचने के बाद क्या होता है, उसके हाथ में कुछ बाल आ जाएंगे या थोड़ी बहुत उसकी डेथ सेलें आ जाती हैं। ठीक, कभी कभी क्या होता है, काट लिया छोटे बच्चे ने, ऐसे भर लिया, है ना, तो सारा बखोटा भर के एकदम से खींच लिया, और खींचा तो उसमें मांस आ जाता है, और उस मांस में हजारों लाखों कोशिकाएं जो हैं निकल जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो कोशिका है, आप यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो कोशिका है, देखिए कोशिका क्या होती है? द यूनिट ऑफ, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड सेल। क्या होती है कि जो कोशिका होती है वो शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, हम कैसे डेफिनेशन देंगे कोशिका की? कि शरीर की कार्यात्मक संरचनात्मक छोटी इकाई को ही कोशिका कहते हैं। ठीक, क्या कह सकते हैं? कोशिका शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, तो कोशिका हो गई, कोशिका सेल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल। अगर बात करें, इसको इंग्लिश में सेल बोलते हैं, लेकिन बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? तो साइटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटो। ध्यान रखना है, साइटो शब्द जो है सेल के लिए लिया गया है। इसको बायोलॉजी शब्द में साइटो होता है और इंग्लिश में सेल होता है और हिंदी में कोशिका होती है। इतना ध्यान रखना आपको। अब कोशिका या सेल जब कई हजारों लाखों कोशिकाएं मिल जाती हैं तो वे टिश्यू का निर्माण करती हैं, या इसको हिंदू में बोलते हैं ऊतक। क्या बोलते हैं? ऊतक। ठीक है, तो ये क्या ऊतक का निर्माण कर देती हैं कई कोशिकाएं मिलके। ठीक है, कई कोशिकाएं मिलके किसका निर्माण करती हैं? ऊतक का। ठीक, तो ऊतक बन जाता है। और जब सेम ऊतक जो है, कई कोशिकाएं जैसे ऊतक बना, ऊतक से मिलके क्या बनते हैं? अंग बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, क्या बनते हैं? अंग या ऑर्गन बोलते हैं जिसको, ऑर्गन्स। ठीक है, अंग बने, कई अंग मिलकर के या कई ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र। क्या बनते हैं? अंग तंत्र। और जब कई प्रकार के अंग तंत्र मिल जाते हैं तो कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर या कह सकते हैं शरीर का निर्माण होता है। क्या होता है? शरीर का निर्माण होता है। तो याद रखना, एक दूसरे से कनेक्टिव है। जब कई कोशिकाएं मिलती हैं तो ऊतक बनता है। ठीक है, सेम प्रकार की जो कोशिकाएं मिल जाती हैं तो ऊतक कहलाती हैं, और जब ऊतक मिलते हैं तो अंगों का निर्माण होता है और अंग मिलकर के अंग तंत्र बनता है, और फाइनली कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर या अंग तंत्र बन जाता है। पूरा शरीर का क्या बन जाता है? पूरा शरीर कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर बन जाता है। अब बात करें, देखिए यहां से जब हम आते हैं तो सबसे पहले हमारी जो यूनिट हो गई, जो स्मॉल यूनिट हो गई, सबसे छोटी इकाई हो गई कोशिका।
थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन आया था एक बार, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? तो आपको ध्यान रखना, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाते हैं, या हिंदी में कहोगे कोशिका विज्ञान। क्या कहोगे? कोशिका विज्ञान। लेकिन आप सभी को याद रखना है कि ये शब्द नहीं आता है, शब्द ये आता है साइटोलॉजी। हिंदी में भी साइटोलॉजी लिख देते हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अब बात करेंगे कि कोशिका का साइटोलॉजी अध्ययन कहला रहा है, लेकिन कोशिका के पितामह किसे कहते हैं? द फादर्स ऑफ साइटोलॉजी। कोशिका का पितामह, तो ध्यान रखना, फादर्स ऑफ साइटोलॉजी या कोशिका के पिता किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक, हाँ ऐसा हुक 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 डालते ना, हुक डाल के खींच लिया दिमाग से, ठीक है। तो वो रॉबर्ट हुक हैं, उन्होंने क्या किया था? कोशिका को सबसे पहले खींचा था। इससे याद करना, हुक डाला और खींचा, ठीक। तो हुक, रॉबर्ट हुक ने कब खींचा था? 1665, ठीक है, याद रखना। इन्होंने जो है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। और किस में की? तो कार्क, एक कॉर्क था उसके सेक्शन में या टुकड़े में। देखिए, आप सभी ने देखा होगा कॉर्क, एक जो बोतल कांच की आती है ना, कांच की बोतल आती है, उस कांच की बोतल के अंदर एक व्हाइट कलर का सिक्का कॉइंस टाइप का एक पड़ा रहता है, ठीक है, बिल्कुल मुलायम टाइप का होता है, वो निकाल के देख लेना। हाँ, कई लोग हैं, देख सकते हो, जो कांच की बोतल होती है उसमें एक मुलायम डला रहता है सिक्का टाइप का व्हाइट कलर का, वही क्या होता है? कॉर्क होता है। उसका एक टुकड़ा तोड़ा इन्होंने और उस टुकड़े को देखा किसमें? सरल सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से, और उसमें जिन्हें दिखाई दिए, तो उसमें इस प्रकार से जो है छोटे छोटे ऐसे छेद टाइप के देखे, खाली स्थान। तो खाली स्थान जो होते छेद, इनको ग्रीक भाषा में बोलते हैं सैक। और सैक से ही, सैक मतलब खाली स्थान, और सैक से ही फिर बनाया इन्होंने साइटो, और साइटो से बाद में यही साइटो आपको इंग्लिश में हो जाएगा सेल, और सेल को ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोशिका, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया? सबसे पहले कोशिका की खोज की, लेकिन ये कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी। ध्यान रखना, ये कैसी थी? मृत कोशिका थी, अर्थात मरी हुई थी। तो इसलिए इन्होंने कोशिका की तो खोज कर दी, लेकिन किसकी? मरी हुई कोशिका की। तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की। किसकी? मृत कोशिका, ठीक। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? मृत कोशिका की खोज की। इतना याद रखना। फिर आगे कुछ समय हुआ, कुछ समय पश्चात क्या होता है? एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। क्या नाम है? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। और इन्होंने क्या किया? जीवित कोशिका की खोज कर दी। किसकी? जीवित कोशिका की। और किसमें की? तो माइकोप्लाज्मा में की है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा में इन्होंने क्या कर दी? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका की। तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो है आपके एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। देखो, ये आपके हैं जिन्होंने मृत कोशिका की हुक डाला, मतलब जब हुक डाल के फंसाओगे तो हुक मुंह में जाएगा तो मर जाएगी, वो तो मरी कोशिका की। अब ये कहा है एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, और ये हुक लेके वहीं गए, हॉक हैं ये वहीं पहुंचे और वहीं से डायरेक्ट उठा लिया है, हुक उसमें लगाया नहीं, तो इन्हें जिंदा मिल गई, ठीक। तो ये जिंदा के लिए एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, जो हुक लगा था ना, उसका एंटोनी मतलब एंटी होता है अपोजिट, उसको एंटी सही कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो इन्हें जीवित कोशिका मिल गई, याद रखना, इससे जीवित कोशिका की खोज की एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। नेक्स्ट बात करते हैं कि कोशिका सिद्धांत। अब देखिए, ये दोनों लोग चले गए, इसके बाद आते हैं नए व्यक्ति, स्लाइडन तथा श्वाइन। दो व्यक्ति आते हैं, अलग अलग वैज्ञानिक। इन्होंने क्या किया? कोशिका पर काफी रिसर्च की और सिद्धांत दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपका टीजीटी का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडन तथा श्वाइन ने क्या किया? कोशिका सिद्धांत दिया। ध्यान रखना, कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक स्लाइडन श्वाइन। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कोशिका का जब सर्च किया तो इन्हें आया, पहला इन्होंने कहा कि जो आपके शरीर की या जीवित इकाई को भी कोशिका कहते हैं, ठीक। शरीर की जीवित इकाई को ही कोशिका कहते हैं। फिर उन्होंने कहा
प्रत्येक कोशिका का निर्माण एक पूर्व कोशिका से होता है। ठीक है, प्रत्येक कोशिका का निर्माण एक पूर्व कोशिका से होता है। ठीक, तो ध्यान रखना इन्होंने ही कोशिका सिद्धांत दिया था, किसने? स्लाइडन तथा स्वाइन ने। वेरी इंपोर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जनरली क्वेश्चन पूछा गया है, आरआरबी ने भी पूछा है। आरआरबी जैसे जो आपका है आरआरबी सिकंदराबाद का क्वेश्चन है, पिछली साल जो हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो कोशिका है वो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। वेरी सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको पता है संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका तो ये है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग बोलते हैं। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा बोलते हैं ऑस्ट्रिच एग। ठीक, ये किसका है? सबसे बड़ा कोशिका आपका जो आपकी है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। आपने देखा है कि शुतुरमुर्ग जो पक्षी है, पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है ना। लगभग उसकी हाइट 4 फीट होती है, 4-4.5 फीट। ठीक है, वो चलता है, ज्यादातर उड़ भी लेता, थोड़ा थोड़ा उड़ता है। ठीक, इसके बाद जो उसका अंडा जो होता है ना, वो अंडा जब देता है तो उसका अंडा 2 किलो का होता है। कितना? 2 kg का होता है। भाई लेके आओ एक अंडा में घर भर खा लिए। ठीक है, तो जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है उसमें 2 किलो का होता है। बड़े शौक से जो लोग रखते हैं शुतुरमुर्ग को, उसका अंडा जब वो देता है इतना भारी तो खुद खा लेते, पड़ोस में बांट देते केक की तरह, है ना, तो खाते हैं। ठीक, अब बात करेंगे चाइना में, तो चाइना में तो वो शुतुरमुर्ग के अंडे के साथ उसकी माँ को भी खा लेते, उसके पापा को भी खा लेते, है ना। तो वहां पर ये खाया जाता है। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी भी है, ध्यान रखना। तो शुतुरमुर्ग जो आपका है सबसे बड़ा पक्षी है और उससे जो दिया गया अंडा है वो विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट है आपका सबसे छोटी कोशिका, ध्यान रखना, सबसे छोटी कोशिका। ठीक, सबसे छोटी कोशिका जो है ब्रह्मांड की वो कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम ये सबसे छोटी क्या है? कोशिका है। ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका आपकी है माइक्रोप्लाज्मा। ध्यान रखना। नेक्स्ट है, अगर पूछा जाए, देखो अब शरीर के द्वारा पूछा जाता है, शरीर या बॉडी में। आप बॉडी से देखो कैसे क्वेश्चन बनाओगे। बॉडी की सबसे बड़ी, छोटी, लंबी, अधिक विभाजन, नहीं होता। देखिए इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। हमारा जो शरीर है, मानव शरीर है, आप सबको पता है मानव भी क्या है? जंतु है या जानवर की श्रेणी में रखा जाता है विज्ञान के अनुसार। तो मानव एक जानवर ही है। ठीक है, लेकिन उसके नैसर्गिक जो लक्षण हैं उसके कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है? मनुष्य एक स्पेशल श्रेणी में रखा गया है, लेकिन विज्ञान इसे जंतु ही मानती है। ठीक, तो मानव शरीर में जो होता है, पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी जो है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। अंडाणु कोशिका क्या है? अंडाणु कोशिका। वेरी इंपोर्टेंट। इसको बोलते हैं ओवम सेल। क्या बोलते हैं? ओवम सेल। याद रखना, ओवम सेल या अंडाणु कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है और ये आपकी पाई जाती है किसमें? फीमेल में पाई जाती है। किसमें? फीमेल, अर्थात महिलाओं में ये पाई जाती है। फीमेल में अंडाणु कोशिका या ओवम सेल होती है जो ओवुलेशन के समय निकलती है और इसके बाद वहां जब स्पर्म सेल पहुंचती है तो दोनों का फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है और फिर आपका क्या होता है? एक भ्रूण बनता है या बच्चा बनना प्रारंभ होता है। तो ध्यान रखना, अंडाणु या कोशिका जो होती है वो आपका मानव की सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट है सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु कोशिका।
शुक्राणु कोशिका। ठीक, सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म सेल। कौन होती है? स्पर्म सेल। स्पर्म सेल ध्यान रखना। और ये किस में होती है? ये मेल में होती है। ध्यान रखना किस में होती है? पुरुषों में होता है शुक्राणु। जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है अर्थात शुक्राणु बनते हैं तो टेस्टिस में, तो वहां पर ये शुक्राणु कोशिका बनती है टेस्टिस में। ठीक है, या वृषण में, वृषण कोश में बनती है। और वहां बनने के बाद ये आपका क्या होता है, जब कॉपुलेशन होता है मनुष्य में तो उसके बाद जो होता है स्पर्म सेल ही ये छोटी होती है, आराम से चल लेती है, चलती हुई जाती है और ये ओवम सेल से मिलती है तो भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये छोटी कोशिका है शुक्राणु कोशिका या स्पर्म सेल कहते हैं हम इसको। नेक्स्ट है आपकी सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर की, तो इसको बोलते हैं हम लोग न्यूरॉन सेल या कह सकते हैं हम तंत्रिका कोशिका। क्या होती है? तंत्रिका कोशिका। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल। ठीक, अर्थात इसमें बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका पाई कहां जाती है? तो तंत्रिका कोशिका जो है मस्तिष्क में पाई जाती है, ब्रेन में। ठीक है, हमारा जो ब्रेन होता है वहां पर ये सबसे लंबी या तंत्रिका कोशिका पाई जाती है ब्रेन में। और ब्रेन में ये पाई जाती है, लेकिन इसकी एक खासियत है कि इसमें लंबी तो होती है लेकिन इसमें विभाजन की क्षमता कम होती है। इसलिए जो इतना माइंड होता है बच्चों में आता है बस वही कोशिका बढ़ती जाती है, विभाजन द्वारा नई कोशिकाएं नहीं बनती हैं। मात्र 10% कोशिकाएं जो मस्तिष्क की होती हैं वो नहीं बनती हैं, 90% वही कोशिकाएं बचपन वाली ही चलती है। इसलिए कहते हैं कि बच्चों को जब वो छोटे रहते हैं तो उनकी खोपड़ी का जो पार्ट ऊपर वाला होता है जिसको क्रेनियन कैविटी कहते हैं, और क्रेनियन कैविटी उनकी मुलायम होती है, मजबूत नहीं होती उतनी, तो उनको थोड़ा ऐसे पीछे या बगल से मस्तिष्क में कम मारना चाहिए जिससे उसकी कोशिकाओं पर चोट ना पड़े, नहीं तो वो डेथ हो जाएंगी या मर जाएंगी तो उनका विकास नहीं हो पाएगा और बच्चों की मानसिक स्थिति कमजोर पड़ सकती है। ध्यान रखना, सभी को ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे लंबी, मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है मानव शरीर की? तंत्रिका कोशिका। अगला है सबसे अधिक विभाजन जो होता है मानव शरीर के किस अंग में होता है या कौन सी कोशिकाओं में होता है? तो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका सबसे अधिक विभाजन वाली कोशिकाएं ये पाई जाती हैं लीवर में। ध्यान रखना, कहां पर? लीवर में। ठीक, इसको यकृत बोलते हैं या जिगर बोलते हैं उर्दू में। ठीक है, हिंदी में यकृत बोलते हैं, उर्दू में जिगर बोलते हैं और इंग्लिश में लीवर कहते हैं। अगर आपको कभी जैसे चोर वोर आ जाए और वह कुछ निकालो नहीं तो चाकू घोंप देंगे। ठीक है, तुरंत कर दो, लो इधर घोंप दो इधर है और इधर घोंप दो, कोई दिक्कत नहीं। उसने घोंपा, बस चले दो। नेक्स्ट देर बाद यहाँ पकड़ के जाओ डॉक्टर साहब से पट्टी कर दो। हाँ, कुछ दिन बाद तुरंत भर जाएगा क्योंकि वहां इतनी फास्ट जो होती है आपकी रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, मतलब कोशिकाएं इतनी फास्ट विभाजन करके बदल जाती, बढ़ जाती कि आपको ज्यादा तकलीफ ही नहीं होगी। ठीक है, तो जो आपके लीवर कोशिका होती है वो सबसे जल्दी विभाजन करके नई कोशिकाएं बना देती हैं। तो सबसे ज्यादा विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? वो आपकी लीवर कोशिकाओं में होता है, लीवर सेल में होती हैं, यकृत कोशिकाओं में होता है। और पूछा जाए कहां पर सबसे कम विभाजन होता है, ध्यान रखना है सबसे कम विभाजन जो होता है आपका मस्तिष्क कोशिकाओं में होता है या न्यूरॉन सेल में, क्योंकि मस्तिष्क कोशिकाओं को ही न्यूरॉन सेल्स कहते हैं। और उनमें जो है सबसे कम विभाजन किसमें होता है? ब्रेन में या मस्तिष्क में? मस्तिष्क। ठीक है, तो मस्तिष्क में सबसे कम विभाजन होता है, मस्तिष्क में सबसे कम विभाजन पाया जाता है या न्यूरॉन सेल में सबसे कम विभाजन होता है। बात करते हैं हम अगला। अब ये तो देख लिया कि सबसे छोटी शरीर से संबंधित जितनी भी कोशिकाएं हैं उनके बारे में बात कर ली। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि जो कोशिकाएं तो हो गई हैं, इसमें आपका देखिए कोशिका को जो देखा हमने तो इसकी खोज रॉबर्ट ने कर दी, लेकिन वो कोशिका किस प्रकार की है आप देख सकते हो कि इसमें जो कोशिका है इसमें बहुत सारे कोशिकांग टाइप के पाए गए। अगल बगल देखो दीवार लगी हुई है और इसके यहाँ देखिए ये भी आपका क्या है, यहाँ पर देखा क्या है कि अंदर एक दीवार है। इस टाइप से कोशिका को बहुत सारे अंगों से व्यवस्थित किया गया, जैसे इसको जो बाहरी अंग है इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल जो होती है सिर्फ आपके पादपीय प्लांटों वाली जो सेल होती है पादपीय कोशिका में पाई जाती है।
ठीक है। और जो इसके अंदर जस्ट होती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली होती है, वो पाई जाती है। और इसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग भरे रहते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम कुछ मार्केट जाते हैं ना, तो मार्केट देखिए यहाँ पर जो है आपका ये स्ट्रक्चर बगल में हम आर्टिकल जैसे आपको डाउनलोड करके दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखा है, ये वाला कोशिका का आप चित्र देख सकते हो, ठीक है। ये कोशिका है, कोशिका में देखा गया है, आपने देख लो कि इसमें जो है किस प्रकार से दिख रहा है। सारी चीजें एक एक चीजें देख लो आप, कैसे इसके कोशिकांग होते हैं। कोशिकांगों में जैसे आपका है बीच में मध्य में है जो आपका केंद्रक हो गया, ये आपका दिख रहा है, इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, ठीक है। ये सारे कोशिकांग हैं बहुत सारे, ठीक। देखते हैं हम जब जाते हैं तो जैसे पहुंचते हैं कहाँ पर, जब हम पहुंचे मार्केट में से कुछ हमने एक फल खरीदे है ना, फल खरीदे, केला लिया, सेब लिया, ठीक है, संतरा लिया, नाशपाती लिए, जो भी लेना है हमने वो लिए। अब वो क्या करेंगे, उसने हमने जब लिए इतने सारे हुए तो उसको क्या है, दुकानदार एक झिल्ली में दे देगा, ऐसे पन्नी में, ठीक है। क्या करेगा, पन्नी में या झिल्ली में दे देगा, ठीक है, कैरी बोलते हैं, तो उसमें कैरी में दे देगा या पन्नी में दे दिया उसने, हम लेके आते हैं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि कुछ को मतलब बहुत सारा सामान हो जाएगा, जैसे हमने 1 किलो की जगह 2 किलो सेब ले लिए, ये लिए, वो लिए, सब जब ज्यादा हो जाएगा तो क्या कहोगे आप उससे, इसका डबल झिल्ली कर दो। क्या कर दो, डबल वाली एक पॉलीथीन और लगा दो, ठीक। तो एक पॉलीथीन जब वो 2 और लगाएगा तो 2 हो गई। तो किसी किसी कोशिका में 2 रहती हैं और किसी में 1। अब किस में 1 किस में 2 रहती हैं, तो जो जंतु कोशिकाएं होती हैं, जंतु सेल होती हैं, ठीक है, जंतु कोशिका के अंतर्गत एक झिल्ली होती है, बस केवल पतली सेल मेम्ब्रेन होती है। जबकि पादप या प्लांट सेल में जो होती है, इसी झिल्ली के ऊपर एक क्या चढ़ी रहती है, इसके ऊपर ही एक सेल वॉल रहती है या कोशिका भित्ति चढ़ी रहती है, मोटी मजबूत वाली पॉलीथीन लगा देता है, क्योंकि वो आपको पता है उसके अंदर ज्यादा चीजें भरनी होती हैं, ज्यादा खाद्यान्न भरना होता है इसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। तो इसी से याद रखना है। तो पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में, तो सबसे पहले हम देखेंगे, किसको देखेंगे, नंबर 1 हम देखेंगे कोशिका झिल्ली, ठीक है। क्या है, पहले नंबर है कोशिका झिल्ली, या इसको बोलते हैं हम लोग, कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, मेम्ब्रेन, ठीक। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, कोशिका झिल्ली होती है, उसमें क्या है कि मेम्ब्रेन शब्द ही ऐसा लगाया गया, कोशिका झिल्ली बिल्कुल पतली होती है और पतली के साथ साथ इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे छेद होते हैं। आपने देखा होगा हमारे घरों में यूज होता है, जिस प्रकार से कोई पतला कपड़ा मान लो जिससे हम छानते हैं, ठीक है, या कह दिए छन्नी होती है, जो जब उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं तो इसमें क्या होता है, एक क्रिया होती है, इसको हम बोलते हैं परासरण की क्रिया, परासरण, ठीक, या ऑस्मोसिस, क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ऑस्मोसिस की क्रिया क्या कहाँ होती है, इसी में होती है कोशिका झिल्ली के अंतर्गत, ठीक। ये इसमें जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है, क्या, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली जो आपकी है, इसमें परासरण या ऑस्मोसिस की क्रिया होती है। इससे क्या होता है, कोशिका के अंदर कुछ चीजें आ जाती हैं और जिसकी तरफ से मतलब कुछ चीजें कोशिका से बाहर भी जाती हैं। आपने देखा है कि जब हमारे अंदर ज्यादा गर्मी हो जाती है और गर्मी के कारण हमें क्या है, राहत देने के लिए कुछ पसीना निकलता है, तो वो ऑस्मोसिस क्रिया के कारण ही निकलता है। तो ध्यान रखना, इसमें क्या होता है ऑस्मोसिस की क्रिया में कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर फॉलो करने लगते हैं जो भी हमारा लिक्विड होता है, ठीक, याद रखना। तो ये आपकी क्या है, कोशिका झिल्ली है। नेक्स्ट बात करेंगे, जब इस पे डबल लेयर चला रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं क्या, कोशिका भित्ति, ये आपका है किसमें, ये तो देखो कोशिका झिल्ली जो है आपकी पादप और एनिमल या जंतु दोनों में पाई जाती है। क्या होती है, पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है कोशिका झिल्ली। लेकिन अब इससे एक क्वेश्चन और बनता है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है लिपिड और प्रोटीन। ध्यान रखना, पूछा जाए अगर कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे होता है, तो लिपिड और प्रोटीन से, और जिसको बोलते हैं लाइपोप्रोटीन। क्या बोलते हैं, लाइपोप्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन को मिलके लाइपोप्रोटीन बनती है, जिसकी हमारी कोशिका झिल्ली बनी होती है, ठीक है। तो पतली वाली पॉलीथीन किससे बनी है,
पतली वाली जो आपकी है पॉलीथीन, वो लाइपोप्रोटीन की बनी है। दूसरा है आपका, एक होती कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। अब देखिए बात करेंगे हम कोशिका भित्ति की। ये आप स्ट्रक्चर देख लीजिए कोशिका भित्ति का। देखो इसमें कितनी लेयर दिख रही, मोटी मोटी दिख रही, वही वाला आपका है स्ट्रक्चर में, देख सकते हो आप। ठीक है, ये देखिए कोशिका भित्ति के बारे में अच्छे से अध्ययन कर सकते हो, देखने से जल्दी याद होता है। ठीक है, तो कोशिका जो भित्ति है ये आपकी, ये देखिए कोशिका भित्ति होती है, 3 लेयरों में होती है, 3 अर्थात 3 परतें होती हैं कोशिका भित्ति की। ठीक, ध्यान रखना कोशिका भित्ति की, दिख रहा है ना। तो यही आपका है कोशिका भित्ति, इसके बारे में आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम इसको देखें। कोशिका जो भित्ति होती है, कोशिका भित्ति में क्या है कि किसकी बनी होती है। तो जो कोशिका भित्ति सबसे पहले याद रखना कि जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है, सिर्फ किसमें होती है, पादप कोशिकाओं में, सिर्फ पादप कोशिकाओं में होती है। ठीक है, पादप कोशिका में ये पाई जाती है, किसमें, पादप कोशिका में। नेक्स्ट बात करेंगे हम, पादप कोशिकाओं में ये पाई जाती है और ये किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, सेल्यूलोज की क्या बनी होती है, आपकी कोशिका भित्ति रहती है। सेल वॉल किसकी बनी रहती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। अब एक क्वेश्चन और याद रखना है कि अगर पूछा जाए प्राकृतिक रेशा किसे कहते हैं, तो सेल्यूलोज को। या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेशा किसे कहते हैं, सेल्यूलोज को। पूछा जाए अगर पूरे ब्रह्मांड में या पूरे पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर जो है सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कौन सा कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, तो सेल्यूलोज पाया जाता है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, तो सेल्यूलोज पाया जाता है। याद रखना क्या, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से ही आपको पता है कागज बनता है, लकड़ी बनती है, कपड़े बनते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, सेल्यूलोज है जो वृक्षों से प्राप्त होता है, बाद में इससे हम लोग बनाते हैं। तो सेल्यूलोज जो है सर्वाधिक मात्रा में है, क्या है, सर्वाधिक मात्रा में सेल्यूलोज कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। बात करेंगे जैसे कि ये तो पेड़ पौधों की जो है सेल वॉल है, कोशिका भित्ति किसकी बनी रहती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। अब कहा जाए कवकों में, जो कवक होते हैं ना, कवकों की जो कोशिका भित्ति वो किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है, काइटिन। ठीक है, ध्यान रखना काइटिन की कवकों में बनी रहती है। और पूछा जाए शैवालों में, तो शैवालों में बनी रहती है शैवाल पैक्टिन की, पैक्टिन की बनी होती है शैवालों में। ठीक है, और अगर पूछा जाए जीवाणुओं में, जीवाणु, तो ये जीवाणुओं में बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड। किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके, एनटीपीसी में ये पूछा गया था। ठीक है, जो 2015 वाली वैकेंसी थी उसमें 18 में जब पेपर हुआ, सेकंड में मेंस पेपर में ये पूछा गया था कि जो शैवाल है उसकी जो बाहरी भित्ति होती है किसकी बनी होती है, तो पैक्टिन की बनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है पैक्टिन। अब जैसे कवकों में तो काइटिन की बनी होती है, और जो पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, उनमें सेलुलोज की बनी होती है, जीवाणुओं में म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। ये ध्यान रखना कोशिका भित्ति। अब आपने देखा था, अभी हमने जो आपको दिखाया है, जो कोशिका भित्ति की जो 3 लेयर होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इस प्रकार की 3 जब लेयर होती हैं तो उनके बीच में एक चीज पाई जाती है जो इनसे चिपकाए रखती है, इसको बोलते हैं मिडिल लैमेला। क्या बोलते हैं, मिडिल लैमेला। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। मिडिल लैमेला जो होती है, जब कोशिका भित्ति को देखते हैं तो 3 भित्तियां मिलकर बनी होती है, और इसके बीच में जो ज्वाइंट पाया जाता है तो उसमें मिडिल लैमेला होती है। और मिडिल लैमेला ये अच्छे से टाइट करके रखती है, और लेकिन जब क्या होता है, फल बड़ा हो जाता है, जैसे पादपों में जो फल होता है, फ्रूट होता है, जो फल बड़ा हुआ तो उसमें क्या हो जाता है, मिडिल लैमेला, जब इथिलीन हार्मोन्स, क्या होता है, इथिलीन
हार्मोन, ठीक है। इथिलीन हार्मोन्स जब निकलता है या इथिलीन जो हार्मोन्स निकलता है वो मिडिल लेमेला को क्या कर देता है, तोड़ देता है। इस कारण से जब फल पक जाते हैं तो उनकी जो है ढीले हो जाते हैं ना। फिर उसको आप जैसे मैंगो लिया, मैंगो जब कच्चा होता है कितना टाइट होता है, दबा के देखोगे, है ना। तो जब वो पक जाता है उसमें इथिलीन हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है प्लांट से, तो वो क्या करता है, मिडिल लेमेला को ढीला कर देता है, या उसका जो भित्ति होती है उसके बीच में जो उपस्थित परत होती है मिडिल लेमेला, उसको ढीला कर देगा। जिस कारण से क्या हो जाता है, वो पक जाते हैं तो मुलायम। तो कहते हैं फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन्स जरूरी है, तो आपका है एथिलीन हार्मोन्स। पूछे अगर कौन सी गैस जरूरी है, तो आपकी है एसिटिलीन या एथिलीन गैस, ठीक है, ध्यान रखना। अगर पूछा जाए किसमें रखा जाता है कोल्ड स्टोरों में, तो आपको होते कार्बाइड, ठीक है, कार्बाइड में रखे जाते हैं। अगर पूछा जाए किसको एथिलीन हार्मोन्स किसको प्रभावित करता है, तो मिडिल लेमेला को ढीला कर देता है, इस कारण, है ना। कहते हैं ना पेड़ के ऊपर पका पपीता, पप्पू पकड़े पका पपीता। तो पका जाता है जब भी पप्पू पकड़ने जाता है, जब वो पक जाता है ना। तो पक जाता है तो उस समय जो है पप्पू उसको पकड़ने जाता है, तो पके पके आम तोड़ते हैं बच्चे, है ना। हम लोग जाते हैं आम तोड़ते हैं तो देखते हैं पका है, हाँ ठीक है, कच्चा कच्चा है, इसको नहीं, है ना, उसको खाएंगे नहीं। बेरी के बेर तोड़ने जाते हैं जब, है ना, तो पके पके क्यों होते हैं, क्योंकि उसकी मिडिल लेमेला ढीली हो जाती है, ठीक। मिडिल लेमेला ढीली हो गई तो वो क्या पक गया तो उसको जल्दी में पड़ गया, उसको खा लिया। तो वही चीज है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो तीन परतें हैं उनके बीच में मिडिल लेमेला होती है, इसमें इथिलीन हार्मोन से पेड़ से निकल के जाता, उसमें पड़ा तो वो आराम से ढीला पड़ गया, पका तक तोड़ लिया, बड़ी गाठ की एकदम नम, बस खाया तुमने, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये आपका क्वेश्चन, इतना सारा आपका कोशिका भित्ति से क्वेश्चन हुआ। अब एक क्वेश्चन और बनेगा कोशिका भित्ति से, क्या ये क्या कर रहा है, तो ये कोशिका को चारों तरफ से एकदम से क्या है, टाइट करके रखे, ताकि आप दबा रहे हो अचानक से नहीं दे। अब ये देखो, जैसे कोशिका झिल्ली होती है, बिल्कुल मुलायम होती, थैली ऐसे पकड़ लो, कोई भी आता आपकी कोशिका को ऐसे पकड़ा, ऐसे छोड़ दिया, निपट गई उतनी कोशिका। तो ये चीज है, इसमें क्या है, प्लांट सेल में क्या होती है, इसके बाहर कोशिका भित्ति होती है, और कोशिका भित्ति टाइट होती है। इसका नॉर्मली कोई आया तो ऐसे रगड़ा तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, सही से एकदम से फिर से स्टिक है। क्यों, क्योंकि ये बाहर से प्रोटेक्शन दे रही है। इसलिए कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है, कोशिका को बाहरी आघातों से बचाना। कोशिका भित्ति का कार्य क्या है, कोशिका भित्ति का कार्य है कोशिका को बाहरी आघातों से बचाना। तो इसलिए इसको बोलते हैं कोशिका का बाह्य कंकाल। क्या बोलते हैं, कोशिका का बाह्य कंकाल, कोशिका का बाह्य कंकाल। देखिए आपका कंकाल क्या होता है, हमारा कंकाल का जो शरीर, कंकाल में क्या देखा गया, ये देखिए ये पसलियां लगी हुई हैं, रिब्स हो गई हैं, आपके हैंडों की हड्डियां, ये सब पूरा क्रेनियन कैविटी हो गई, माउथ जो आपकी बोन्स हो गई, सब ये इस कंकाल के अंदर क्या है, सारी चीजें रखी, हट रखा हुआ है यहाँ, ठीक, हट रखा है। अगर आपकी ये कंकाल ना हो क्या करेगा, कोई आपको सीधे आएगा, साला मेरा दिल चुरा के गई थी, ऐसे पकड़ेगा, हार्ट निकाल लेगा, है ना, रुक कहाँ जाओगी, मुझे छोड़ के जाओगी नहीं, तो ऐसे रोक लेगा फिर ऐसे। तो ये कंकाल हमें क्या कर रहा है, बाहरी आघातों से बचा रहा है। जो लैला मजनू टाइप के होते हैं ना, मजनू, उनसे बचा रही है। अचानक किसी को हार्ट ना खींच ले आने दे, अपने साथ में ले जाओ, हार्ट लेके जा रहे हैं ना, रखेंगे जब तक हमारे पास नहीं आओगी, है, तो वो काम नहीं हो। इसलिए क्या है, बाहरी आघातों से हमारे अंदर जो है कौन बचाता है, बाह्य कंकाल, जो हमारे अंदर का कंकाल होता है अस्थियों का बना, वो बचाता है। ऐसे ही इसे कोशिका को जो है कौन बचाता है, कोशिका को बचाता है कोशिका भित्ति, इसलिए कोशिका का बाह्य कंकाल बोलते हैं कोशिका भित्ति को, ठीक है। तो कोशिका भित्ति का आपका दूसरा, अब देखो पहली हेडिंग हमने डाली थी कोशिका झिल्ली, इसको पढ़ लिया, ठीक। ये किसमें, पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्रिया क्या होती है, ऑस्मोसिस की क्रिया होती है, परासरण का काम होता है। ये किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। दूसरी हेडिंग है कोशिका भित्ति या सेल वॉल, ये सिर्फ किसमें, पादप कोशिकाओं में या पौधों में पाई जाती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। कवकों में किसकी बनी होती है, तो काइटिन की। शैवालों में किसकी बनी होती है, तो पैक्टिन की बनी होती है। जीवाणुओं में ल्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, ठीक है। इसके अंदर इसकी 3 परतें होती हैं, 3 परतों में बीच में क्या होता है, मिडिल लैमेला होता है। मिडिल लैमेला जब ढीला पड़ जाता है, फल पक जाता है। उसको ढीला करने के लिए क्या करते हैं, एथिलीन हार्मोन लगाते हैं,
या कार्बाइड लगाते हैं। ठीक है, तो ये होगा। अब देखिए इसके बाद चलते हैं हम आगे। अब तो दो तो हो गए थे आपके, चलिए अब तीसरा है। देखिए तीसरा ऑर्गन हमारा है कौन सा, तारक। इसका देखिए इस प्रकार का होता है तारक। ठीक दिख रहा है, तारक इस प्रकार से होता है। देख लो इसका स्ट्रक्चर। देखिए इसमें जब जो कोशिका विभाजन होता है ना, तो कोशिका विभाजन में तारक क्या करते हैं, जो स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं, स्पिंडल फाइबर का ही निर्माण करता है। ठीक है, और इस कारण से कोशिका विभाजन होता है। ये देखो ये स्ट्रक्चर है, इसमें से देख सकते हो। ठीक, अब देखिए सबसे पहले बताएंगे आपको, देखिए इसको अच्छी से देख लो। हाँ देख लिया, चलो अब देखिए तारक जो है इसकी खोज किसने की थी, तो तारक की खोज की थी बोवेरी ने या बोबरी। ठीक है, किसने की थी, बोबरी ने इसकी खोज की थी। तारक की खोज की बोबरी ने किया था। इन्होंने सबसे पहले तारक को देखा, इसकी खोज की। इसका कार्य क्या है, तारक का कार्य है कि जब भी आपका कोश का विभाजन होता है तो कोश का विभाजन में ये सहायता करता है। इसमें देखिए कोश का विभाजन में आपका क्या करता है, कोश का विभाजन शब्द एक दिया गया। विभाजन का मतलब होता है बंटवारा, है ना। जैसे घरों में भाई भाई में विभाजन हो गया, बंटवारा हो गया, लेकिन नहीं, यहाँ पर विभाजन का मतलब क्या है, विभाजन का मतलब यहाँ से एक कोशिका से दो नई कोशिकाओं को बनने को भी विभाजन कहते हैं। ठीक, ध्यान रखना, यहाँ हमने आपको बताया भी है कि जो विभाजन होता है उसका काम ही है कि एक कोशिका से दो नई कोशिकाओं का निर्माण करना, या आपकी जो गैमेटोसेल्स होती है उसमें 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक, तो ध्यान रखना, विभाजन के बाद क्या होता है, कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन में सहायता करता है, या कोशिका निर्माण में, किसमें, कोशिका निर्माण, कोशिका निर्माण में ये सहायता करता है। ठीक है, कोशिका निर्माण में ये सहायक होता है तारक। हो गया ना, तो ये आपका कोशिका विभाजन में करता है। और आप जानते हो कि कोशिका विभाजन के बाद ही शरीर में वृद्धि होती है। और ये कोशिका विभाजन की क्रिया अगर पूछा जाए कि तारक किसमें नहीं पाई जाती, तो जो न्यूरो सेल्स होती हैं, अर्थात जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं, उसमें ये तारक नहीं पाया जाता। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा तारक कहाँ पर नहीं पाया जाता है, तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में तारक नहीं पाया जाता है। क्यों, क्योंकि वहां विभाजन नहीं होता है। मात्र 10% मस्तिष्क की कोशिकाएं होती है जिनमें तारक पाया जाता है। यहाँ विभाजन होता है, 90% में विभाजन नहीं होता है। इसीलिए तो मस्तिष्क की कोशिकाएं लंबाई में तो बढ़ जाती हैं, लेकिन क्या नहीं होता है, अर्थात विभाजित होकर नई कोशिकाएं नहीं बनती। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन होगा, सर जब विभाजन नहीं होता मस्तिष्क कोशिकाओं में और कैंसर जो होता है, इरेगुलर डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर, अर्थात कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन को ही कैंसर कहते हैं, तो फिर मस्तिष्क में ब्रेन कैंसर कैसे हो जाता सर, है ना। क्वेश्चन यही आता है कि ब्रेन कैंसर कैसे हो जाता। तो बेटा जो भी देखा जाता है कि जब कोशिकाएं, जो हमने बताया ना 90% कोशिकाओं में तारक नहीं है, इसलिए विभाजन नहीं है होता। लेकिन 10% जो कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है, तारक होता है। और उन्हीं में ऐसा विभाजन प्रारंभ हो जाता है कि जब वो विभाजन होता है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, अब जरूरत है कि सिर्फ 10 की, और वो बन गए 50, 100, 1000, लाख ऐसी कोशिकाएं बन गई। वो अनियंत्रित विभाजन, कोई उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है कि अब रुक जाओ, बढ़ते ही चला जा रहा, धक्का पेल बढ़ाए जा रहे हैं ना, तो बहुत सारी बढ़ जाएगा तो ट्यूमर बन जाता है। और वो ट्यूमर ही जब बढ़ेगा तो वो क्या हो जाता है, उसमें विस्फोट हो जाता है और कैंसर की लास्ट अवस्था में होती है विस्फोट की अवस्था, और कैंसर के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है, या ब्रेन कैंसर भी हो जाता है, या आपके कई प्रकार के कैंसर भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका अलग से टॉपिक होगा, हम आपको कैंसर पढ़ाएंगे कि कितने टाइप के कैंसर होते हैं, कैसे होता है, ये पूरा आपका अलग टॉपिक है। बहरहाल अभी देखेंगे तारक में, तो हमने देखा तारक को, ठीक है, इसको सेंट्रियोसोम बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंट्रियोसोम। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रियोसोम।
सोल। सेंट्रियोसोम, सेंट्रियोसोम इंग्लिश में बोलते हैं। खोज बोबेरी ने की है। कार्य है कोश का विभाजन में सहायता करना या कोश का निर्माण में सहायता करना। ये आपका है। नेक्स्ट तीसरे के बाद है अगला आपका आता है ईआर। क्या था? चौथा है ईआर या बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात बोलते हैं अंतः पादृव्य जालिका। हिंदी में बोलते हैं अंतः प्रदीप्त जालिका। हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतः प्रदीप्त जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। ठीक है, शॉर्ट में इसको ईआर बोलते हैं। आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना केंद्रक का। केंद्रक के ऊपर देखो ईआर ये बना है। ईआर जो होता है इसमें देखो दो पार्टों में डिवाइड लग रहा होगा। एक थोड़ा खुरदुरा पार्ट लग रहा होगा, है ना, और एक थोड़ा चिकना पार्ट लग रहा होगा। ये खुरदुरा और चिकना कैसे होता है? ये दो जामे हुए, एक को बोलते हैं आपको रफ पार्ट होता है, एक स्मूथ पार्ट होता है। देख रहे हो ना ये दोनों, हाँ इस पार्ट में होता है। ये आप स्ट्रक्चर है, आप देख लो अच्छे से। अंतःप्रदिप जालिका का। ठीक है, चलो अब देखते हैं। देखो इसका एक जो रफ पार्ट होता है और एक आपका क्या होता है इसका, एक आपका यहाँ रफ पार्ट है ये आपका, और इसी में एक आपका स्मूथ पार्ट है। तो स्मूथ पार्ट और रफ पार्ट दो होते हैं। नंबर एक होता है स्मूथ पार्ट, ठीक, स्मूथ पार्ट, और एक दूसरा होता है आपका रॉन्ग पार्ट या बोलते हैं रफ पार्ट में। ठीक है, देखिए अब दोनों में स्मूथ में या जो आपका चिकना भाग होता है और एक खुरदुरा भाग होता है। चिकना भाग जो होता है इसमें चिकना भाग से क्या बनता है? इसमें बनते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन। और क्या बनता है? बसा बनता है। चिकना आपने देखा होगा, चिकना चिकना बसा भी होता है, फैट, और ये भी स्टेरॉइड हार्मोन्स। ठीक, स्टेरॉइड हार्मोन्स और आपके बसा का निर्माण कहां पर होता है? तो अंतःप्रदिप जालिका के चिकने भाग में होता है, स्मूथ में। ठीक, और जो रफ भाग होता है तो देखिए जो रॉन्ग टाइप तो खुरदुरा होता है, वो खुरदुरा नहीं होता है एक्चुअली में, उसके ऊपर क्या राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम के छोटे छोटे पार्ट लगे होते हैं। जब इसके ऊपर राइबोसोम रहते हैं तो खुरदुरा दिखता है, इसलिए आपको पता है राइबोसोम जो है क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ये भी पता होना चाहिए कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। कभी कभी कहते हैं प्रोटीन कहाँ बनता है? जब आपका ऑप्शन में राइबोसोम नहीं है और ईआर लिखा है तो आप लगा सकते हैं कि ईआर के ऊपर राइबोसोम रहता है और राइबोसोम में प्रोटीन बनती है। तो इसके जो आपके जो आपका खुरदरा भाग होता है उससे प्रोटीन बनती है, जो चिकना भाग होता है स्टेरॉइड हार्मोन्स और बसा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये आपका है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर बात करेंगे ईआर की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी पोर्टर ने। किसने? पोर्टर। ध्यान रखना, खोज आपकी किसने की थी? पोर्टर ने खोज की थी। ठीक, खोज की थी पोर्टर ने की थी ईआर की खोज। ठीक, इनका काम हो गया, इनका दो भागों में बांट दिया है। यही आपका आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ईआर। नेक्स्ट अब देखिए ये हमारी तीसरी हो गई तारक का सेंट्रोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 4 हो गया। अब 5 हमारी हेडिंग रहेगी। 5 में आपका माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है? 5वां हेडिंग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, इसको बोलते हैं सूत्र कणिका भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सूत्र कणिका। ठीक, हिंदी में बोलते हैं सूत्र कणिका माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज जो की थी आपकी कॉलिकर ने की थी। किसने? कॉलिकर। ठीक, बाद में इसका जो कार्य वगैरह और इसका अध्ययन किया था वो किया था अल्टमैन ने। किसने? ठीक, ध्यान रखना अल्टमैन ने। इसकी खोज किसने की थी? कॉलिकर ने खोज की थी। अल्टमैन ने इसका क्या दिया था? बाद में इसके कार्यों के वर्णन बताया था, इसके बारे में विस्तृत बताया था अल्टमैन एंड फ्लेमिंग ने। ठीक है, अल्टमैन और इनके साथ में थे फ्लेमिंग। फ्लेमिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया था वो सी वेंडा ने दिया था। नाम किसने दिया था?
नाम थे सी वेंडर। इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, तो सी वेंडर ने दिया। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, ये स्ट्रक्चर है, देखो इस प्रकार से दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, इसमें जो आपकी ये बीच में जो ऐसे ऐसे दिख रहा है स्ट्रक्चर आपको, ये पूरा क्या है इसमें, हाँ इसको बोलते हैं क्रिस्टी भाग, ये क्रिस्टी भाग है, क्रिस्टी हो गया। और बाकी आपको दिख ही रहा है इसके अंदर छोटे छोटे राइबोसोम्स भी इसके किनारे लगे रहते हैं। तो ये आप देख सकते हो, स्ट्रक्चर को देख लो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को। चलिए अब देखो ये स्ट्रक्चर देख लिया। माइटोकॉन्ड्रिया में देखा गया कि इसके अंदर क्या होता है, श्वसन होता है। ये क्या होता है, श्वसन, वेरी इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सी क्रिया होती है, तो श्वसन की क्रिया होती है। और किसके द्वारा, तो इस क्रिया को कहा जाता है क्रेब्स चक्र, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल। क्या होती है, क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल होती है किसके अंतर्गत, माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत। और क्रेब्स साइकिल में बनता क्या है, इसमें ग्लूकोज के अणु से 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। अर्थात हम कह सकते हैं, यहां पर देखेंगे क्रेब्स चक्र की साइकिल, ठीक है, क्रेब्स चक्र की साइकिल देखेंगे किस प्रकार से होती है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा, क्रेब्स चक्र की साइकिल में होते हैं ये ग्लूकोज का अणु, ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, ठीक है। ये आपको रखना है, यहां से आपका क्या हो जाता है, जब ये जाता है इसके साथ साथ में इसमें क्या मिलाया जाता है, जल, H2O। तो बनता क्या है, यहां पर बनता है आपका CO2 बनती है, ठीक है। और इसके बाद में देखो ग्लूकोज का अणु है, इसको तोड़ा गया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला है और आपका प्लस में जल निकलेगा। और इसके बाद में यहाँ सॉरी ये आपका क्या होगा, H2O हो गया, सौंगीकरण हो रहा, ऑक्सीजन भी आएगी, यहाँ O2 आया, ठीक, यहाँ आपका वाटर हो गया और यहाँ 38 ATP मिले, ठीक। ये आपका ATP क्या होता है, ये हमारा एनर्जी का सिक्का कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ATP। तो आपके है 38 ATP देखा जाता है, ATP 38 ATP बराबर एक ग्लूकोज के अणु में, ठीक है। ग्लूकोज का क्या होता है, एक अणु से बनती है आपकी, एक ग्लूकोज के अणु से 38 एटीपी एनर्जी प्राप्त होती है। आपने देखा कभी कभी काम कर रहे होते हैं, काम करते करते अचानक ही क्या हो जाता है, आपको बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि काम करोगे तो ऊर्जा की जरूरत होगी, और ऊर्जा की जरूरत होगी, आपकी सेल बना रही है ऊर्जा, ठीक है, सेल बना रही है। और फिर भी और जरूरत, जैसे काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, कंटिन्यू बोल रहा हूँ। अब हमारे यहाँ की सेलें जो हैं, जीभ की सेलें, जो हमारी जीवात्मक सेलें हैं, ये क्या कर रही हैं, ज्यादा काम कर रही हैं, ज्यादा तो ज्यादा एनर्जी चाहिए। जबकि मेरे पैर अभी स्थिर खड़े हैं, इनके लिए क्या है, ऊर्जा ज्यादा लगनी नहीं है, लेकिन बन उतरी नहीं रही ऊर्जा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारी कोशिकाएं नीचे की हैं, जहाँ काम नहीं चल रहा है, उस काम, वहां की एनर्जी, वहां बनी हुई एनर्जी भी कोई लेके आएगा, वो आता है अगला पार्ट में बताएंगे, गोल्जी बॉडी, तो वहां से लेके आएगी वो एनर्जी और जीभ को दे देगी। जब जीभ को दे देगी तो वहां की एनर्जी पूर्ति, फिर भी पूरा नहीं हुआ, सपोज दैट जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, भाजे जा रहे हैं, छक्के पे छक्का रनिंग कर रहे हैं पैरों से, है ना, तो जब ये चल रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या देखा जाता है कि एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है। तुरंत क्या होता है, हाल क्या उनके जो लोग लगे रहते हैं हेल्पर, वो तुरंत आते हैं, हाल क्या ग्लूकोज घोरा है, एक पिला दिया, या बोतल में घुलाया रहता है ग्लूकोज का, या एनर्जी ड्रिंक दे दिया, उसमें क्या होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज जब जाएगा तुरंत एनर्जी मिली, फिर से आगे छक्का, है ना। तो इस प्रकार से छक्के मारते हैं, ये आपका देखा गया है। तो क्रेब्स चक्र, ये आपकी क्रेब्स चक्र क्यों बोला गया है इस क्रिया को, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम ही क्रेब्स था, तो उन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिया होती है क्रेब्स साइकिल, ये आपकी कहाँ, उसके अंदर होती है, जिससे क्या बनता है, ऊर्जा बनती है, जैसे 38 एटीपी। और एक क्वेश्चन बनता है, ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, ऊर्जा का सिक्का, ऊर्जा का सिक्का बोलते हैं एटीपी को, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है एनटीपीसी का, कि ऊर्जा का सिक्का किसे बोलते हैं, एटीपी को, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक। तो ध्यान रखना, एटीपी आपका क्या होता है, इसी में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक, श्वसन की क्रिया,
अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को किस नाम से जानते हैं, तो वो क्रिस्टी, अभी हमने बताया माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, आंतरिक दीवार क्या कहलाती है, आंतरिक दीवार, ठीक है, ये आपकी होती है क्रिस्टी, क्रिस्टी, आंतरिक दीवार को क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। ठीक, ये आपका हो गया 5वां ऑर्गन्स। अब नेक्स्ट ऑर्गन्स हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, उनके बारे में अगले वीडियो में जानकारी लेंगे। ठीक है।